नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव प्रूफ डार्ट और प्रूफ डार्ट की टीम से फिर से स्वागत करता हूं आपका यमुना प्राधिकरण की रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम आरपीएस 10 से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इससे पहले हमने एक और Q&A वीडियो बनाई थी जहां हमने कोशिश करी थी आपके सभी क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों की कॉल्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं या क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जहां लोग आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम दूसरे के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड अगर फॉर्म भरा है मदर फादर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एनआरआईज एप्लीकेबल है एलिजिबल है या नहीं है, या फ्यूचर में रीसेल का क्या प्रोसेस रहेगा। तो उससे संबंधित हम एक और Q&A सेशन लेके आए हैं जहां हम कोशिश करेंगे आपके फिर से सभी आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उनका जवाब देने की। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे नज़र डाल लेते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन की जो इनॉग्रेशन डेट थी, स्टार्टिंग डेट थी, वो 6 अप्रैल थी। आपका 6 मई को ये स्कीम क्लोज हो जाएगी, बाकी का 18 जून को इसका ड्रॉ रहने वाला है। अब चलते अपने वीडियो पे, कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, इफ आई गॉट अ प्लॉट ऑफ 162 मीटर एंड वांट टू सेल, हाउ मेनी डेज आफ्टर सेल एंड हाउ मच प्रॉफिट आई एज्यूम। 162 मीटर की आज की डेट में मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो 1,60,00,000 के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है। और आप सेल की बात करते हैं, जब तक प्राधिकरण प्लॉट डेवलप नहीं कर देता है और आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक आप प्लॉट सेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई अप्लाइड येडा 2015 प्लॉट स्कीम, आई गॉट प्लॉट अंडर दैट स्कीम बट सरेंडर्ड द प्लॉट आफ्टर द अलॉटमेंट, प्लीज सजेस्ट इज आई एम एलिजिबल टू अप्लाई अंडर आरपीएस 10 2026 और नॉट। देखिए, प्राधिकरण की किसी भी स्कीम से आप लाभान्वित हो चुके हैं अगर इससे पहले, इन केस आपने सरेंडर भी कर दिया है, उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं रह जाते हैं किसी भी प्राधिकरण की आने वाली स्कीम्स में। तो आप क्लियर समझ लीजिए, इसका जवाब है नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीसेल अ अलॉटेड प्लॉट ऑफ येडा आरपीएस 10 scheme also as an NRI I can apply for this plot scheme or not। रीसेल का मैंने पहले भी बताया, जब तक प्राधिकरण आपका प्लॉट डेवलप करके नहीं दे देती है, आपकी वन टाइम रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हो जाती, तब तक आप उसे रीसेल नहीं कर सकते हैं। आफ्टर वन टाइम रजिस्ट्री अपने नाम पे आप उसके बाद उसको रीसेल कर सकते हैं। एनआरआईज की रही बात, तो एनआरआई फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं, स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास पासपोर्ट्स और उनके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो डिमांड करती है प्राधिकरण वो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिग फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल एंड योर वाचिंग योर वीडियोस, वांटेड टू आस्क ब्लू क्वेश्चन फॉर आरपीएस 10 येडा स्कीम। थैंक यू सर, अगर आप बहुत बड़े फैन हैं तो सवाल ये कर रहे हैं, यमुना अथॉरिटी की पहली भी BHS 04 स्कीम में मेरी वाइफ का फ्लैट आवंटित हुआ था, जिसके बाद हमने यमुना अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया गया था। आज की तारीख में मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास यमुना अथॉरिटी का किसी भी स्कीम में कोई भी प्लॉट या फ्लैट आवंटित हुआ नहीं है। क्या मैं आरपीएस 10 में स्कीम में आवेदन करने के लिए पात्र हूँ या नहीं हूँ। देखिए, आपकी वाइफ का जो पहले किसी भी प्राधिकरण की स्कीम में अगर प्लॉट या फ्लैट निकला था, इन केस आपने सरेंडर कर दिया है, देन हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एलिजिबल नहीं बचता है उसको अब किसी भी यमुना प्राधिकरण की स्कीम में अप्लाई करने के लिए। इन केस इस चीज़ में आप ये कर सकते हैं, या तो आप आपके मदर फादर अप्लाई कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एलिजिबल नहीं रह जाते हैं आने वाली किसी भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए। Next question is, Mr. Arun Yadav ji, please tell me, can I amend the form after the payment because by mistake the applicant name and father name is mentioned in the form is the same। देखिए, हमने जब ब्राउशर प्राधिकरण ने जारी किया था तब भी आपको डिटेल्स दी थी, आप डिटेल्स अच्छे से भरिए क्योंकि करेक्शन का इसमें कोई स्कोप रह नहीं जाता है। सिर्फ आप बाद में एप्लीकेशन के थ्रू एड्रेस चेंज करा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी डिटेल्स में आप करेक्शन नहीं करा सकते हैं। आपने पेमेंट कर दिया है, आप फ्यूचर में जाके आपका फॉर्म कैंसिल ही होगा, कोई भी इसमें चांसेस नहीं है करेक्शन के। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ये गलती आप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या येडा फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा, क्या रजिस्ट्रेशन फी भी बैंक फाइनेंस हो सकता है, कुछ इंटरेस्ट पे करके प्लीज रिप्लाई में एंड सजेस्ट। देखिए, येडा फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, प्राधिकरण की स्कीम ऑनलाइन ही आती है, सारे फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होता है, सारा प्रोसेस इसका पेमेंट वगैरह का ऑनलाइन ही होता है। रही बात फाइनेंस करने की 10% की अमाउंट, तो प्राधिकरण इसका ऑप्शन 10-15 दिन बाद से ओपन कर देता है स्कीम का। आप उसके बाद जो भी इनके बैंक से इनका अमेंडमेंट है उनसे वहाँ से जाके आप इसका 10% जो अमाउंट है वो फाइनेंस करा सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर, इफ वी गेट द अलॉटमेंट देन हाउ विल आई गेट टू नो विच स्पेसिफिक प्लॉट और सेक्टर इज बीन अलॉटेड टू मी, ऑल्सो इन द प्राइस दैट इज 70 लाख इंक्लूसिवली ऑफ स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, लेस
लीज रेंट, डेवलपमेंट चार्जेस एटसेट्रा। देखिए आपको पता ऐसे चलेगा जब आपका प्लॉट निकलेगा तो पहली बात तो ये पोर्टल पे अपने फेसबुक पेज पे लाइव चलाते हैं और ऑनलाइन भी आप पोर्टल पे देख पाएंगे। उसके बाद आपके पास डिटेल्स ऑनलाइन भी आ जाती हैं आपकी ईमेल्स वगैरह पे, बाकी का रहता है तो इनका पोस्ट के थ्रू डिटेल्स आप तक पहुंचा दी जाते हैं कि आपका ये प्लॉट निकल आया है, इस सेक्टर में ये लोकेशन रहने वाली है। और रही बात बाकी के जो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, लीज रेंट हो गए, तो बेसिक अमाउंट आपको जो 60 दिन के अंदर 90% पेमेंट करना पड़ता है, जो बेसिक वैल्यू है प्लॉट की, ये सारे जो चार्जेस हो गए, लीज रेंट वगैरह, रजिस्ट्री के चार्जेस हो गए, जब प्राधिकरण प्लॉट डेवलप करके दे देगा मौके पे, उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है, तब आपको ये पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरआईज को किस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है? तो इसमें आपका पासपोर्ट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी प्राधिकरण डिमांड करती है आपसे, वो उन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी का स्पेसिफिक ऐसा कुछ खास नहीं है, बस फॉर्म आप क्लियरली भरिए, जो रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं आप वो डिटेल्स क्लियरली फिल करें उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस प्लीज टेल मी इफ अलॉटी बिकम्स एक्सपायर्ड देन व्हाट्स टू डू। देखिए डोंट बी नेगेटिव, इन केस ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट भी हो जाता है, देन आपके पास को अलॉटी के अलावा नॉमिनी का ऑप्शन भी होता है, आप उसमें नॉमिनी फिल करते हैं। इन केस ऐसा कुछ दुर्घटना घट जाती है तो आपके नॉमिनी को आपका प्लॉट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, सर कैन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर अप्लाई अंडर दिस स्कीम? OCI कार्ड होल्ड टू हैव इंडियन आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड बट नो इंडियन पासपोर्ट। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, देन इट्स इनफ। आपके पास बेसिक डिटेल्स, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप इस देश के नागरिक हैं, आप उसके बाद एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली में जो लोग EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आप फॉर्म भर सकते हैं। फार्मर कैटेगरी से फॉर्म फिल करने पर एफिडेविट एंड रजिस्ट्री अपलोड करना कहाँ है? इसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जब आप उसमें चूज़ करते हैं लाइक रिजर्वेशन फार्मर्स कैटेगरी, तब आपके पास डिफरेंट पेजेस खुलते हैं। एक जनरल कैटेगरी को कोई फॉर्म भरता है तब डिफरेंट पेज होता है, जब आप रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तब आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप रिफ्रेश करेंगे तब आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ पर आप एफिडेविट वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ब्रदर एंड सिस्टर फिल फॉर्म जॉइंटली? बिल्कुल भर सकते हैं जॉइंटली, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसा ना करें, आप सेपरेटली फॉर्म करें, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और इन केस अगर ब्रदर का निकल आता है, सिस्टर की बाद में शादी हो जाती है तो वो अपने घर की हो जाती है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप अपना सेपरेटली फॉर्म भरें, वो ज़्यादा बेटर है। RPS 03 के प्लॉट्स कब अलॉट होंगे? 10 साल हो गए हैं। देखिए अब तक जो प्राधिकरण का डेवलपमेंट था काफ़ी स्लो था, अब प्राधिकरण ने डेवलपमेंट करना काफ़ी स्टार्ट कर दिया है। आप ग्राउंड पर भी जाके देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट स्पीड में चल रहा है, काम धीरे धीरे हो रहा है। जल्दी आपको ये स्कीम के जो प्लांट्स हैं ग्राउंड पे लगे हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हस्बैंड वाइफ मदर 3 फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप तीनों ही फॉर्म अलग अलग फिल कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। कैन अदर स्टेट्स डिसेबल पर्सन कैन अप्लाई? देखिए इसका डिसेबल पर्सन्स ओनली आपके यूपी के एप्लीकेबल हैं। ये जो क्राइटेरिया रखा है ओनली यूपी के डिसेबल पर्सन्स के लिए रखा गया है, तो जो यूपी के डिसेबल कैटेगरी के जो भी लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस के क्या चार्जेस हैं? अगर आप 10% या जो आपका 90% पेमेंट है, अगर आप उसको फाइनेंस के थ्रू जाते हैं तो जिस बैंक के साथ जा रहे हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वही एक एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है। वो हर बैंक के अलग अलग रहते हैं, वो बैंक पे निर्भर करता है, वो आप बैंक पे जाके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यमुना अथॉरिटी की पहली की एक स्कीम में मुझे फ्लैट आवंटित हुआ था जिसको बाद में मेरे द्वारा यमुना अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया गया था। आज की तारीख में मेरे या मेरे परिवार में किसी सदस्य के पास यमुना प्राधिकरण का कोई भी प्लॉट नहीं है। कृपया करके बताने का कष्ट करें, क्या RPS 10 स्कीम में आवेदन करने के लिए पात्र है या नहीं है? बिल्कुल कष्ट करेंगे। देखिए अगर आपका पहले कोई भी प्लॉट या फ्लैट निकला हुआ है और आपने सरेंडर कर दिया है, जिसका मतलब आप प्राधिकरण की स्कीम का फैसिलिटी एक बार जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, फिर आपका वो बैड लक था, आपने वो अपॉर्चुनिटी अपने आप सरेंडर कर दी। अब अथॉरिटी फिर बाद में आपको अलाउ नहीं करती है किसी भी प्राधिकरण की स्कीम में अप्लाई करने के लिए, आप एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जॉइंट सेविंग अकाउंट की डिटेल्स को रिफंड के लिए दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, बस जो एप्लीकेंट है उसका अकाउंट, जो जॉइंट टीम में जो भी जॉइंट अकाउंट है उसमें उसका नाम होना चाहिए, वो जुड़ा होना चाहिए उस अकाउंट से, आप उसमें अपनी डिटेल्स दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, क्या आप बता सकते हैं अगर प्लॉट निकल जाता है ड्रॉ में तो क्या प्लॉट का फुल अमाउंट पीएलसी रजिस्ट्री एंड लीज रेंट अमाउंट सब एक साथ देना होता है क्या, या लीज रेंट के लिए कुछ टाइम मिलता है? देखिए ये प्रोसेस है आपका रजिस्ट्री के टाइम का, जब अभी प्राधिकरण का जब आपका प्लॉट निकल आएगा, बेसिक जो अमाउंट है प्लॉट की वैल्यू का वो आप दे देंगे। उसके बाद जब प्राधिकरण प्लॉट का डेवलपमेंट कर देगा और जब आपको अलॉटमेंट लेटर आपका मिल जाएगा, उसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तब चार्जेस हैं, तब आपको पे करना होता है। उससे पहले आप अभी जो आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा, इसमें आपको पूरा आपका 90% पेमेंट देना होता है, जो बेसिक वैल्यू रहती है। बाकी के ये सारे बाद की प्रोसेस रहती है। बैंक कितना चार्ज ले रहा है और फॉर फंड बुकिंग अमाउंट? देखिए जो 10% में अगर आप फाइनेंस के साथ जाते हो, बैंक के थ्रू फाइनेंस कराते हो, तो ये बैंक के ऊपर निर्भर है जो एक्स्ट्रा चार्जेस वो क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो जो भी बैंक है, जैसे कि कैनरा है, HDFC, ICICI है, एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक्स में आप जाएंगे, इनकी जो भी पर्टिकुलर ब्रांचेज इन्होंने दे रखी हैं, आप वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कितना ये इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% पेमेंट का हम फाइनेंस करा सकते हैं या नहीं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि 10% में फाइनेंस कराएं या खुद से दें। तो आपके पास फाइनेंस का ऑप्शन भी रहता है, बस अथॉरिटी वो 10-15 दिन बाद अलाउ करती है, ओपन करती है, तो आप फाइनेंस भी करा सकते हैं जाके, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरी वाइफ का फॉर्म भरते वक्त पेमेंट में अपना अकाउंट से कर सकता हूं और रिफंड में भी अपना अकाउंट लगा सकता हूं? देखिए प्राधिकरण क्लियर कहती है कि जो एप्लीकेंट है वो अपना ही अकाउंट यूज़ करें और अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें, अपने ही अकाउंट में रिफंड लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब जो प्राधिकरण कह रही है आप उसे फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अदर स्टेट्स के रिजर्व कैटेगरीज भी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं? ऑल्सो डिसेबल पर्सन फ्रॉम अदर स्टेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई देयर और नॉट? देखिए अदर स्टेट्स की रिजर्व कैटेगरी भी एलिजिबल हैं, उनको भी, जैसे कि SC ST या कोई भी अदर कैटेगरी में रहते हैं तो उनको 5% का वो मिल जाता है। बस वन टाइम में उन्हें छूट मिलती है कि 5% पेमेंट देना होता है, अदर कैटेगरीज को 10% देना पड़ता है, तो वो कैटेगरी में उन्हें मिल ही जाती है। रही बात डिसेबल की, तो डिसेबल की सिर्फ यमुना प्राधिकरण यूपी के जो भी सिटीजन्स हैं या यूपी के ही लोगों को अलाउ करती है, जो भी डिसेबल कैटेगरी में लाए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट अकाउंट होल्डर्स पेमेंट और रिफंड के लिए अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स जो भी एप्लीकेंट है, बस उनका नाम उस अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हस्बैंड वाइफ फॉर्म फिल कर सकते हैं? अगर शादी से पहले वाइफ या हस्बैंड का अगर प्लॉट निकला है, शादी के बाद क्या फिर हस्बैंड या वाइफ से कोई भी एलिजिबल होगा या नहीं? हस्बैंड वाइफ दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन केस अगर शादी से पहले आपका प्लॉट निकल आया है कि कोई बैचलर है, कोई 18+ है, उन्होंने अप्लाई किया, उनका फॉर्म निकल आया है, देन शादी के बाद क्या रहता है, आप फिर एलिजिबल, हस्बैंड एलिजिबल नहीं रह जाता है। इन केस हस्बैंड का पहले निकला है तो वाइफ एलिजिबल नहीं रह जाती, बिकॉज आपके पास खुद का एक पहले से प्राधिकरण का दिया गया प्लॉट है, तो आप एलिजिबल नहीं रह सकते हैं। आपके मदर फादर हैं वो एलिजिबल रह जाते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बेटे का प्लॉट निकल आता हुआ है पहले की स्कीम में, तो क्या माता पिता में से कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। कोई भी इससे बेटे से मतलब नहीं है, बेटा अपना 18+ है, उसका प्लॉट निकल आया, कोई इशू नहीं है। अगर मदर फादर का पहले कोई प्लॉट नहीं निकला है तो वो एलिजिबल रह जाते हैं, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे हमारे व्यूअर्स के, जिनकी भी क्वेरीज थी। हमने कोशिश करी आपको सभी सवालों के जवाब देने की। आशा करते हैं आपको आपके जवाब मिले होंगे, या आपसे रिलेटेड जैसे बहुत से लोगों के सिमिलर से सवाल रहते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करी है। आपके जवाब आपको मिले होंगे, आपकी माइंडसेट, आपका क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप ऑन टाइम हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमसे जवाब मांग सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में एक नए अपडेट के साथ RPS 10 से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।